हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम बैक टू माय इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस। हमारी बेसिक इंग्लिश क्लास का आज का जो टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव वॉइस। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करके रखना है। आई गेस आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा, तो अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि आपने कितने अच्छे से इसको प्रिपेयर किया है और जो एग्जामिनेशन लेवल तक के क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोग अच्छे से कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, एक्यूरेसी क्या है आपकी, हम ये चेक करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको टेंस जो है वो अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में टेंस है, नरेशन है, वॉइस है, तो इन टॉपिक्स के लिए तो ये चीज आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक्टिव पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चंस आपको आते हैं ना स्टूडेंट्स, वो अगेन कैसे आते हैं, कन्वर्जन बेस्ड आते हैं। या तो आपको एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस दिया होगा या तो आपको पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस दिया होगा और आपको बोला होगा अगर ये एक्टिव है तो इसे पैसिव में कन्वर्ट कीजिए और अगर ये पैसिव है तो इसे एक्टिव में कन्वर्ट कीजिए, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आपको करेक्ट वन चूज करना है। दीज विल बी द क्वेश्चंस, दिस विल बी द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, इस तरह का पैटर्न आपको आएगा। अभी हम क्वेश्चंस पे आएंगे, इससे पहले हम लोग बेसिक्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए, एक्टिव में जो हम सेंटेंस लिखते हैं ना, दैट इज द नॉर्मल सेंटेंस, जो हम एक्चुअली सेंटेंस लिखते हैं किसी भी टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो सिंपल टेंस हो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का, या फिर परफेक्ट टेंस हो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का, ठीक है। ये होता है नॉर्मल, जो हम नॉर्मल सेंटेंस का फॉर्मेट पढ़ते हैं, वही होता है एक्टिव वॉइस। अब जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक्टिव का मतलब होता है डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस एज इन मैंने ये काम किया, ठीक है, ये हो गया एक्टिव वॉइस में सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को मैंने पैसिव में बोलना होगा तो मैं जो पर्सन काम कर रहा है उसको एक पैसिव पर्सन बना देती हूँ, उसको एक सेकेंडरी पर्सन बना देती हूँ। कैसे? जैसे मैंने एक्टिव में एक सेंटेंस बोला मैंने ये काम किया, उसी सेंटेंस को मैं पैसिव में बोलूंगी तो मैं कैसे बोलूंगी, ये काम मेरे द्वारा किया गया, मतलब मेरे थ्रू ये काम हुआ है, समझे। सिर्फ शिफ्टिंग हो गई किसकी, पर्सन्स की। तो यही होता है एक्टिव से पैसिव का कन्वर्जन या पैसिव से एक्टिव का कन्वर्जन। हम लोग इन टोटल टेंस कितने पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग जनरली 12 टेंसेस पढ़ते हैं। 4 प्रेजेंट में पढ़ते हैं, 4 पास्ट में पढ़ते हैं और 4 हम लोग फ्यूचर में पढ़ते हैं ना, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जब हम यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस में कन्वर्जन की बात करते हैं तो कन्वर्जन कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की नहीं होती, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो कभी आपको ऐसा सेंटेंस दिया हो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो और उसका कन्वर्जन आपको बोला हो स्टूडेंट्स, तो वो कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास आंसर होगा नन ऑफ दीज या कन्वर्जन नॉट पॉसिबल, तो आप लोग वो चूज करेंगे क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कन्वर्जन कभी नहीं होता। कौन कौन सा होता है, सिंपल टेंस का, कॉन्टिन्यूअस टेंस का और परफेक्ट टेंस का। क्लियर हो गया? अब एक बार मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ। जैसे मैं बोलूँ ये एक्टिव सेंटेंस है, एक नॉर्मल सेंटेंस हम लोग कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं और उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब जब इसी को मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो मैं कैसे करूंगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले सब्जेक्ट की जगह पे, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हम लोग पढ़ते हैं, तो पैसिव सेंटेंस में हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और मैंने बोला कि जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम बोलते हैं मेरे थ्रू ये काम हुआ, ठीक है, बाय मी ये काम हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, बाय। और उसके बाद एट लास्ट आ जाता है सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग लगाते हैं। डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट कन्वर्जन होते हैं। अभी यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट है, राइट। इस चार्ट को हम लोग अच्छे से एक बार गो थ्रू करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो फर्स्ट वाला जो आपको रो दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिस वन, सिंपल टेंस का, ये प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, ये तो आपको पता है। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है और फ्यूचर में शल विल लगता है और बीट लगता है। शल हम लगाते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ और विल लगाते हैं हम लोग सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ, ये तो हमने टेंस में पढ़ा है। तो जब आपको क्या दिया होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब फर्स्ट फॉर्म दी होगी, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे, मैंने बोला ना हेल्पिंग वर्ब लगेगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब पास्ट होगा, सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी तो क्या लग जाएगा, वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज सिंगुलर के साथ, वर्ब प्लूरल के साथ, ये तो आपको पता है। विल शैल होगा तो क्या हो जाएगा, शैल बी, विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल की जगह कोई भी मोडाल होगा, फॉर एग्जांपल कैन होगा तो क्या बन जाएगा, कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड बी वर्ब की
थर्ड फॉर्म, इस तरीके से विल शैल की जगह कोई भी मोडाल होगा तो कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसमें बीइंग लगता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स सेम रहते हैं, इज एम आर वॉज वर, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लगानी होती है ना पैसिव सेंटेंस में, तो हम इज एम आर या वॉज वर के बाद हम लोग डायरेक्टली थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे। कॉन्टिन्यूअस में हम उसके लिए क्या लगाएंगे, एक आईएनजी फॉर्म, मतलब बी की आईएनजी फॉर्म। बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग, हम वो लगा देते हैं। तो बीइंग मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में नहीं होती कन्वर्जन, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉइस कन्वर्जन नहीं होती है, ये याद रखना है। उसके बाद परफेक्ट टेंसेस हैव और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये क्या हो जाता है, हैज बीन, हैव बीन, हम यहाँ पर बीन लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी होती है। हैड बीन हो जाता है, हैड बीटन, जैसे यहाँ पर हैड और थर्ड फॉर्म दिया तो हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। शल विल हैव बीटन या शल विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर भी बीन लग जाता है। तो जब बीन लगाना है मतलब वो परफेक्ट टेंस में लगाना है, बीइंग लगाना है वो कॉन्टिन्यूअस में लगाना है, डायरेक्ट वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो वो सिंपल में लगानी है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, एंड अकॉर्डिंगली ही प्रेजेंट पास्ट के फ्यूचर हमको हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हैं। ये चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, सो दैट आपको याद रहे कि टेंस का कन्वर्जन कैसे होना है, क्योंकि आगे जो हम कन्वर्जन करेंगे हम सिर्फ टेंस को देख के करेंगे, हम सेंटेंसेस को रीड नहीं करेंगे, जिससे क्या होता है हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। सो आई गेस आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। चलिए रीड कीजिए। वी हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट। सबसे पहला टास्क आपका क्या होना चाहिए, टेंस पहचानो। हैव फिनिश्ड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड इज थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस हुआ ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। अब जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या लग जाएगा, हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ढूंढो ऑब्जेक्ट क्या है, असाइनमेंट, ये आ जाएगा आगे, तो हम क्या लिखेंगे, द असाइनमेंट। उसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, असाइनमेंट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज। उसके बाद क्या लगाना है, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, फिनिश्ड। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वी, जब ये नेक्स्ट जगह पे आएगा तो क्या बन जाएगा, वी का बन जाएगा अस, है ना। तो द असाइनमेंट हैज बीन फिनिश्ड बाय अस, व्हिच विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। अब बहुत बार स्टूडेंट्स को कन्वर्जन होती है, वो वॉइस में टेंस को भी चेंज कर देते हैं। टेंस चेंज होता है नरेशन में अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर वो पास्ट में है तो, अदरवाइज वॉइस में टेंस को चेंज नहीं करते, वो हम वैसे ही रखते हैं, हमको सिर्फ सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज करना होता है। नेक्स्ट देखिए, they have published the names of all the successful candidates, have published, again कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या आ जाएगा, has, have been और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के नेम्स, यही है हमारे पास, तो करेक्ट देखो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, द नेम्स ऑफ, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट, द नेम्स ऑफ ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स have been published by them। हमें पता है has published किस में चेंज होगा, have been published में, तो यहीं से हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी। ये सब कुछ यहाँ चार्ट में लिखा हुआ है, हम उसी के थ्रू करें, दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि टेंस पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट देखो, द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ माई वेडिंग वॉज गिवन टू मी बाय माई आंट। वॉज गिवन, जब इजमार वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म लगती है ना, तो इसका मतलब होता है ये सेंटेंस कौन सा है, पैसिव सेंटेंस। अदरवाइज हम टेंस में इज एम आर वॉज वर्ड के बाद तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, है ना। तो ये पैसिव सेंटेंस है, मतलब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव में। अब जब मैं आपको चार्ट से ही दिखाती हूँ, ठीक है, जो चार्ट मैंने आपको पढ़ाया है ये वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब जब एक्टिव होगा तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ढूंढो आप क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या दी है, कहाँ दी है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे दी है, फर्स्ट सेंटेंस में। ये देखिए यहाँ पर भी गिवन है, यहाँ पर भी गिवन है, यहाँ पर भी गिवन है, ये सेंटेंसेस तो वैसे ही गलत हो गए। हमें एक्टिव बनाना है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। वी शल इनवाइट सुरेश, तो शल और विल किस में चेंज होता है, शल बी और विल बी में, पढ़ा हमने टेबल में। तो ढूंढिए, सुरेश विल बी इनवाइटेड बाय अस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब वी है, फर्स्ट पर्सन है, तो उसके साथ शल लगेगा, लेकिन सुरेश है, ये थर्ड पर्सन है, इसीलिए इसके साथ विल लग गया। क्वेश्चन 5 देखिए, द फ्लड डिस्ट्रॉयड द होल टाउन। डिस्ट्रॉयड मतलब वर्ब की
सेकेंड फॉर्म, जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो क्या लगता है, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम उसको पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो पहले क्या आएगा, द होल टाउन। ठीक है, द होल टाउन हर सेंटेंस में है। उसके बाद आना चाहिए होल टाउन के साथ वॉज लगाएंगे या वर, वॉज लगेगा और डिस्ट्रॉयड, द होल टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड, ऑप्शन ए। क्योंकि सेकेंड फॉर्म है तो हैड नहीं आएगा और ये दोनों तो प्रेजेंट है, ये वैसे ही नहीं आएंगे तो गलत। नेक्स्ट, हु टॉट यू टू ड्राइव अ ट्रक। अब हु टॉट यू इंटेरोगेशन, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब जब हु है ना तो जनरली हु किस में कन्वर्ट होता है, बाय हुम में। क्लियर, हु किस में कन्वर्ट होता है, बाय हुम में। तो हमारे पास कहां पर है बाय हुम, ऑप्शन डी में। अब देखा जाए टॉट है, टॉट इज द सेकेंड फॉर्म, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे वर है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई टुक द ग्राइंडर येस्टरडे, टुक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब अगेन वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अब ग्राइंडर पहले आना चाहिए हमारे पास, ग्राइंडर के साथ लग जाएगा वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, टेकन। अब ऑप्शंस देखे जाएं तो थर्ड फॉर्म सिर्फ एक ही सेंटेंस में दिया है, दैट इज ऑप्शन डी, वॉज टेकन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता रही हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोगों ने रिवीजन किया है, मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था, और मेरे हिसाब से अब हम लोग नरेशन कर चुके हैं, टेंस कर चुके हैं, तो आपको अब टेंस आते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम एज्यूमिंग। मैंने आपको यहाँ पर चार्ट भी दे दिया है, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली टेंस कैसे कन्वर्ट होगा ये बता रही हूँ। अगर नहीं पता है तो टेंस का वीडियो देखो, टेंस के फॉर्मेट पता होने चाहिए, जो टेबल मैंने आपको दिया उसको भी अच्छे से स्टडी करो। नेक्स्ट वन, द कैंडिडेट्स आर राइटिंग एन एसे। अब आर राइटिंग कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, इज, एम या आर लगेगा। उसके साथ क्या लगता है, बीइंग। मैंने बोला ना कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब ढूंढो ऑब्जेक्ट क्या है, एन एसे, ये आ जाएगा आगे, हर सेंटेंस में आगे है। अब यहाँ देखा जाए हैज है, नहीं लगेगा। यहाँ पे देखा जाए हैड है, नहीं लगेगा। वॉज भी नहीं लगेगा। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इज, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गेट इट। चलिए आगे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज a bit डिफरेंट क्वेश्चन में कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, हर एक को उसके प्रोमिसेस रखने चाहिए, यही बोला है। ये बहुत ही एक जर्नल टर्म है, अब किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बोली है, ये आम बोली है कि कोई किसी के लिए भी ये कॉमन हो सकती है ना। तो वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट बाय वन, वंस प्रोमिसेस हैड टू बी केप्ट, प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट और प्रोमिसेस हैव टू बी केप्ट बाय वन। अब देखिए यूजुअली स्टूडेंट्स जो है वो ऑप्शन ए को चूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वन वन जो है हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ना, ये क्या है हमारे सब्जेक्ट है, तो इसीलिए करते हैं। लेकिन जब ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं ना, वन, समवन, somebody, ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं, तो मतलब ये किसी एक पर्सन को नहीं बोले जा रहे हैं, ये इनका मतलब होता है कोई भी एक आदमी है ना, किसी को भी बोल सकते हैं, मतलब इन जनरल कॉमनली बोल रहे हैं, जो सबके लिए वैलिड होता है। तो उस वक्त हम इन्हें ना मानते हुए हम एक जनरल टर्म लेते हैं, जो होगी ऑप्शन सी। हर एक को हर एक के प्रोमिसेस रखने चाहिए, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, प्रोमिसेस रखे जाने चाहिए, और वो कोई भी रख सकता है ना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समवन वाला एग्जाम्पल एक आगे भी है, मैं आपको समझाऊंगी आगे, ठीक है, उसके साथ मैं आपको बताऊंगी। आगे देखिए, माई फादर इज गोइंग टू बिल्ड अ 6 बेडरूम बंगलो, द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट, कौन सा है, प्रेजेंट। ऑप्शन में देखो प्रेजेंट कौन कौन सा है, वॉज गोइंग पास्ट में है, गलत हो गया, क्योंकि हमें वॉइस में टेंस कभी चेंज नहीं करना होता है। यहाँ पर क्या है, विल हैव, फ्यूचर है, गलत हो गया। यहाँ पर देखा जाए विल हैव बीन, फ्यूचर है, गलत हो गया। एक ऑप्शन बचा, प्रेजेंट है, सही हो गया। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 3 तो फ्यूचर और पास्ट में चले गए, हमें प्रेजेंट चाहिए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द ऑनलाइन शॉपिंग साइट लोअर्ड द प्राइजेस, लोअर्ड द प्राइजेस मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो क्या लग जाएगा, वॉज या फिर वर और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, सेंटेंस किससे स्टार्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, द प्राइसेस, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही डिलीट हो गया, बी, सी और डी बचा। अब देखो यहाँ पर है हैड बीन, यहाँ पर है हैव बीन,
ये तो हमारे फॉर्मेट में ही नहीं है, जो हमने चार्ट पढ़ा उसके फॉर्मेट में ही नहीं है, तो हमें वॉज वर चाहिए। तो क्या आंसर बचा हमारे पास? एक ऑप्शन बी, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर के साथ। नेक्स्ट, माई सिस्टर विल बेक अ डजन केक्स फॉर द फेयर। चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग भी चूज कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल साथ में आंसर बता रही हूँ तो पॉज योर वीडियो, फर्स्ट गिव योर आंसर, देन चेक कीजिए कि मैं क्या आंसर बताती हूँ, ठीक है। 11th का आंसर है ऑप्शन बी। 12th का देखिए, माई सिस्टर विल बेक अ डजन केक्स फॉर द फेयर। विल बेक मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या था? विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ढूंढो कहां पर है विल बी शैल बी। वुड बी है, गलत। वुड हैव बीन है, गलत। यहाँ पर विल बी है, आंसर हो सकता है। यहाँ पर है विल हैव बीन, गलत। हमें चाहिए विल बी या शैल बी, तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। दैट्स इट, सेंटेंस भी नहीं पढ़ा हम लोगों ने। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन 13, द मैनेजर्स बैंक अकाउंट हैज बीन हैक्ड। चलिए चूज कीजिए, ये एक्टिव है या ये पैसिव सेंटेंस है, पहले तो ये देखिए। अब हमारे पास लगा है बीन। बीन किस में लगता है? परफेक्ट टेंस में, और वो कौन सा होता है? पैसिव होता है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन कब लगता है? पैसिव सेंटेंस में। अब मतलब इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है? एक्टिव में। तो जब हम हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब ये क्या है? परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमें क्या चाहिए? हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ढूंढिए हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे है? एक तो यहाँ पे है, ये कंसीडर कर सकते हैं, है ना। हैज बीन नहीं आएगा, हैकिंग हैज बीन डन ये भी नहीं आएगा, और ये भी आ सकता है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी हमारे पास आंसर कंसीडर हो रहे हैं, जहाँ पे हमें हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अब देखिए, द मैनेजर्स बैंक अकाउंट हैज बीन हैक्ड। अब यहाँ पे हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया कि किसने हैक किया है। क्या हमें बोला है किसी पर्सन ने हैक किया है? किसी ने भी नहीं बताया, तो हमने यहाँ पे दे कहाँ से लगाया? क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वही तो यहाँ पे आता है ना आगे। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो दे कैसे आया? दैट मीन्स ये गलत होगा। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने जनरली लगा दिया कि किसी ने किया है, वो कोई कौन है नहीं पता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? समवन। यही केस मैं आपको बता रही थी, ठीक है। जब समवन, वन, समबडी ऐसे वर्ड्स लगते हैं तो वो जनरल होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं रेफर करते। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 14th क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या आंसर होना चाहिए। द प्रोफेसर ऑलवेज आंसर्स माई क्वेश्चंस, फाइंड आउट द टेंस फर्स्ट। क्या टेंस होगा? ऑलवेज आंसर्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? इज, एम, आर एज पर द सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर वर है, गलत हो गया। यहाँ पर भी वर है, गलत हो गया। हैड है, गलत हो गया। हमें क्या चाहिए? इज, एम या आर में से कुछ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीज आर द लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ टुडेज सेशन। द बेबी रियली इंजॉयज दैट म्यूजिक। इंजॉयज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगेन हमें क्या चाहिए? इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिना सेंटेंस को पढ़े मुझे करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से। कोई सेंटेंस नहीं पढ़ना है, सिर्फ वर्ब की फॉर्म देख के मुझे करेक्ट आंसर बताओ। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट में है तो ये वॉज है, गलत हो गया। प्रेजेंट में है, वॉज है, गलत हो गया। अगेन वॉज है, गलत हो गया। हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब्स। इज, एम, आर, तो यहाँ पर इज है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज डू नॉट टच द वॉल। अब देखो यहाँ पे ना तो कोई सब्जेक्ट है ना तो कोई ऑब्जेक्ट है। अगर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नहीं पता चला तो ये ऑप्शन सी है इसका आंसर, ठीक है। 16 सेंटेंस रीड करो, लिखा है डू नॉट टच द वॉल। अब यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर। तो जब स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जहाँ पर हम किसी को ऑर्डर देते हैं, हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कुछ कमांड करते हैं, है ना, या किसी को कुछ फॉरबिड करते हैं। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, कोई काम करने से मना करना, ठीक है। ऐसे सब सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। समझ में आया? क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस आए तो कन्वर्जन कैसे की जाती है?
अब ध्यान से देखना कन्वर्जन कैसे की जाती है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा प्लीज हेल्प मी, फुल स्टॉप। मैं आपको बोलूं इसे पैसिव में कन्वर्ट करो, आप कैसे करोगे? यहाँ पर है प्लीज, प्लीज का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट, है ना? तो आप लोग क्या करोगे? यू आर, आपको प्लीज से पता चल रहा है रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। समझे बात? प्लीज से क्या पता चल रहा है? रिक्वेस्ट किसी ना किसी को तो की जा रही है। तो जब इसे पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड वन, ओपन द डोर। अब ये क्या हो गया? ऑर्डर। तो मैं कैसे लिखूंगी? यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, है ना? जब दिखा ऑर्डर है, अब आपको वो फीलिंग पहचाननी पड़ेगी कि वो रिक्वेस्ट किया जा रहा है या वो ऑर्डर किया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ठीक है? तो वो आपको पहचानना पड़ेगा। अब यहाँ पर है डू नॉट टच द वॉल। अब डू नॉट बोला है तो मतलब क्या किया गया है? एक मना किया गया है। डू नॉट मतलब मना करना, कोई काम करने से मना करना। तो मना करने का मतलब क्या होता है? फॉरबिडन। समझे? मना करने का मतलब क्या होता है? फॉरबिड करना। फॉरबिड मतलब मना करना। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? यू आर फॉरबिडन टू टच द बॉल। फॉरबिडन टू टच द बॉल मतलब मना किया है। ये डू नॉट का मतलब आ गया फॉरबिडन। क्लियर हुई ये चीज? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। नाउ आई हैव अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, जिसका आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप लोगों के लिए मेरे पास एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट्स में। Clear students? So the question is your homework question is I know you। ठीक है, ये सेंटेंस एक्टिव में है, वेरी सिंपल वन। आपको इसे किस में कन्वर्ट करके बताना है? मुझे पैसिव में। और आपको मुझे कमेंट में बताना है कि इसका पैसिव कन्वर्जन क्या होगा आई नो यू का। क्लियर हो गया? ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। एंड एट लास्ट विल डू सम इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस एंड इडियम्स। द वेरी फर्स्ट वन इज एड इंसल्ट टू इंजरी। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, आग में घी डालना, है ना? आग में घी डालने का मतलब कोई भी सिचुएशन जो खराब हुई हुई है उसको और ज्यादा भड़काना, उसको और ज्यादा खराब करना, वर्स करना। तो एड इंसल्ट टू इंजरी का भी यही मतलब होता है कि कोई सिचुएशन जो ऑलरेडी बैड है, गलत फेस में है, उसको और ज्यादा वर्स करना, उसको और ज्यादा भड़काना। तो वही इसका मतलब है, ठीक है? आप हिंदी में बोलते हैं आग में घी डालना, वो इंग्लिश में क्या हो गया? एड इंसल्ट टू इंजरी। नेक्स्ट वन, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जब आप उस चीज पे काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि ये सही नहीं है, ठीक है, ये कुछ इसमें कुछ गलत है या आपको वो पसंद नहीं होगी, लेकिन एक्चुअली में वो आपके लिए अच्छी ही होगी, जो आपको सही में क्या लगता है? गलत। फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम करते हैं, आपको पेरेंट्स आपको कुछ बोलते हैं कि आपको कुछ करने के लिए, पर आपको वो सही नहीं लगता। अभी हम लोग आपको बोलते हैं पढ़ाई कर लो, आपको सही नहीं लगता, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आएगा, आप लोगों के साथ वाले जो होंगे वो आगे जाएंगे, तो यू विल फील अ गुड थिंग अबाउट दिस कि ये चीज सही थी। ऐसा ही कुछ होगा, तो वही कुछ मतलब हम इसका लेके जा सकते हैं, है ना? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब अ गुड थिंग दैट इनिशियली सीम्ड बैड, जो हमें इनिशियली सही नहीं लगती थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, बीटिंग अ डेड हॉर्स। बीटिंग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? जैसे हम कह सकते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। कई बार हम बोलते हैं ना, छोड़ो इस बात को, अब क्या गड़े मुर्दों को उखाड़ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि जिस चीज का कोई मतलब ही नहीं है, जिस चीज पे आप कोई आपको अपनी एनर्जी देने का, अपना टाइम देने का, या उस चीज के बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो चीज निकल चुकी है, उसी पे बार बार बात करते रहना, उसको हम लोग बोलते हैं बीटिंग अ डेड हॉर्स। मतलब गिविंग टाइम और एनर्जी टू समथिंग दैट इज एंडेड और ओवर, जो अब खत्म हो चुका है, उस पर बार बार बात करके, अपनी एनर्जी देकर, अपना टाइम देकर। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल एक आप लोगों के एग्जाम्पल दूं, आप में से बहुत स्टूडेंट्स ने पंचायत का पेपर दिया, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, आप लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स उसी फेज में है कि हमने उस टाइम पे बहुत मेहनत की और हमारा नंबर नहीं आया, हमारा 1 मार्क्स से रह गया, हमारा 25.25 मार्क्स से रह गया। ऐसा कुछ स्टूडेंट्स को है ना, लेकिन अब उसके बारे में बात करके कोई मतलब है नहीं। सो डू नॉट बीट अ डेड हॉर्स एंड मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़िए, आगे आपके पास चांसेस है, वो एग्जाम की तैयारी कीजिए।
नेक्स्ट, बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब चबाना, ठीक है। नॉट हैविंग द कैपेसिटी टू टेक ऑन अ न्यू असाइनमेंट और टास्क दैट इज जस्ट टू टैक्सिंग। अब सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि अगर जितनी बाइट आप खा सकते हैं, ठीक है, उतनी नहीं, आप उससे ज्यादा बड़ी बाइट खा लेते हो, ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उतनी बड़ी बाइट आप चबा नहीं सकते, ऐसा ही होगा। तो इस ईडियम का ये जो टर्म हमें फ्रेज दिया है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसा काम करना जो आपकी कैपेसिटी से बाहर है, ठीक है। आपकी कैपेसिटी में वो बाइट लेना नहीं था, लेकिन फिर भी आपने बाइट लिया, वो आपको प्रॉब्लम काज किया। तो इसका भी मतलब क्या है, बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना आप चबा सकते हैं उससे ज्यादा बाइट कर लेना, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कुछ करने की कोशिश करना, वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब कोई भी चीज जो आपको कॉस्ट करेगी, आपकी एक आर्म और आपकी एक लेग, ऑब्वियसली वो क्या होगी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको अपना बॉडी पार्ट देना पड़ रहा है उसके लिए। तो इन सिंपल टर्म्स इसका मतलब भी क्या है, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है या ओवर प्राइस्ड है, क्लियर। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। द लास्ट वन दैट वी हैव द एलिफेंट इन द रूम, दिस इज योर होम टास्क। ये आपको मुझे कॉमेंट में बताना है। नहीं पता है तो इसका मीनिंग सर्च कीजिए, सर्च करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि मैम ने इसका मीनिंग पूछा था और हमने खुद से ढूंढ के दिया था। सो दिस यू हैव टू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपका आज का टास्क क्या है, आपको इसका पैसिव कन्वर्जन मुझे देना है और आपको मुझे इसका मीनिंग बताना है। ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। टेक केयर। एंड यस यस यस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लॉजेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉजेस। ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करके आना है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे।